हाँ जी, अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमने कर लिया था। अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, मतलब उस वक्त की जो इंडस्ट्रीज थी क्या था उसमें। देखो जो पहला पॉइंट आता है इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आपको अगर पता होगा, ये नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत का क्या था ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब हाथ से जो चीजें बनाते थे, अलग अलग डिजाइन वगैरह बहुत चीजें बनाते थे भारत में, वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था, बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने भारत के। उसको इन बहन के भाइयों ने क्या किया, गोरे तेरी माँ की जय हो, अब पहले नहीं हो, इन्होंने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ पे पता है क्या किया उन्होंने, टू फोल्ड मोटिव का यूज किया। वो क्या करते थे ना, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे वहां पे और फिनिश गुड बना देते थे, और वहां से फिनिश गुड्स लाते थे और चीप रेट में, बहुत सस्ते दामों में इंडिया में बेच देते थे। ये था उनका टू फोल्ड मोटिव। पहला क्या था, टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। दूसरा था कि इंग्लिश थोड़ी कमजोर है यार, फिनिश गुड बना के इंडिया में लाके बेचना चीप रेट्स पे, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी हमारे देश में, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, मतलब क्या उसकी खामियां आई। तो जो पहली खामी है वो है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में, अच्छा खासा पॉपुलेशन जो था वो इसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगा था, हाथों से चीजें बनाने में लगा था। उनका तो सबका भाई रोजगार ही खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए। ये था इसका एक एडवर्स इफेक्ट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा था इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स। जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारे देश में कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए फॉरेनर्स पे, ब्रिटेन पे, कि वहां से जो चीजें आती थी वही हम यूज करते थे। क्यों यूज करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ उतना कुछ डेवलप्ड था नहीं, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था उतना डेवलप था नहीं कि उनके मशीन मेड गुड्स से हम अपना प्रोडक्ट को compete कर पाए। कंपटीशन बिल्कुल था ही नहीं, उनकी मोनोपोली थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों में लाते थे। और यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह था वो भाई हाथों से बनाओगे तो महंगा ही बेचोगे, ऐसा तो नहीं बनाया 10 रुपए का और 5 रुपए का बेचोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, अपना नुकसान कौन चाहेगा, ऐसा नहीं करोगे। तो जो था वहाँ के गुड्स से हमारा जो इंडियन गुड्स था वो कम्पीट नहीं कर पाता था, इसलिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ा उनके गुड्स पे। गोरे तेरी माँ की जय हो। देखो थर्ड जो आता है वो है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। उस वक्त हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, ऐसा कोई इंडस्ट्री था नहीं जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन कर सकें और ब्रिटेन के गुड्स से कम्पीट कर सके, इसकी कमी थी हमारे यहाँ। फोर्थ आता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जब इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट बार बार पढ़े जा रहे हैं, स्टेगनेशन अनएम्प्लॉयमेंट, देखो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स, तो इसकी वजह से जीडीपी तो डाउन ही जाएगा भैया, ऊपर कैसे उठेगा, डाउन ही जाएगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, बहुत इसका कंट्रीब्यूशन लो हो गया था, जमीन में घुस गया था ये धरती माता में। लास्ट जो है वो है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस वक्त जो था वो पब्लिक सेक्टर भी लिमिटेड थी, पता है किसमें बिजी थी, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इन सब में बिजी थी। बाकी चीज पे तो ध्यान ही नहीं है, बाकी चीजें भाड़ में जाए, हमें क्या, हम तो रेलवे में घूमेंगे। ये था वहां पे, इन्हीं चीजों में बिजी थी, 3-4 चीजों में, ठीक है। तो ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो हमारा जमीन में घुसा हुआ था, बिल्कुल पट घुसा हुआ था, बिल्कुल नीचे बिल्कुल था, समझे। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था हमारा। नोट्स बना रहा है ना, साथ साथ बना लियो, तेरी बुद्धि चटका दूंगा, नोट्स बनाना है साथ साथ। देखो इसका जो वो है, पहला है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जैसा कि आपको पता है यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ पे फिनिश गुड लाता था वो ब्रिटेन का बाप, मतलब ब्रिटेन कंट्री जो था ना। देखो इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया था, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल जाते थे। रॉ मटेरियल भी कौन से, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ से वो लेके जाते थे। और इंडिया जो था वो बन गया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिनिश गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे और हमारे मार्केट में बेचते थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया हमारा
ये देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का जो था हमारे फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली थी, एकाधिकार था। 50% फॉरेन ट्रेड उसके अंडर था, हाफ 50% उसके अंडर था, वो उसका पूरा एकाधिकार जमा रखा था कि मेरा ये अधिकार है और कोई नहीं आ सकता है यहाँ पे। और देखो इसके अलावा कुछ ही कंट्रीज अलाउड थे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, जैसे कि चाइना, सिलोन, पहले इसको श्रीलंका बोला जाता था, पेपर में आएगा तो लिख के आना सिलोन और ब्रैकेट में श्रीलंका। पर्सिया, जिसको अब ईरान बोला जाता है। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक, स्विच कैनाल, इसको 1869 में खोला गया था। ये एक डायरेक्ट रूट था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, और ये खोला किसने था? इजिप्ट गवर्नमेंट, मिस्र की सरकार ने। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोला जाता है। ये मैं बताता हूँ, इसके पीछे छोटी सी कहानी। क्या होता था ना, देखो ब्रिटेन वाले जो थे ना, वो इंडिया में उनको आने के लिए, सामान ले जाने के लिए, अपना सामान लाने के लिए उसको एक बहुत बड़ा उससे रास्ते से गुजरना पड़ता था। बीच में कोई ऐसा शॉर्टकट था नहीं जिससे वो डायरेक्ट आ सके। कुछ समथिंग बुक में दिया हुआ है कितने किलोमीटर का है वो आप देख लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा किलोमीटर उसको ट्रेवल करना पड़ता था इंडिया तक आने के लिए ब्रिटेन वालों को। तो हुआ क्या था ना, इन्होंने एक फिर स्विच कैनल का निर्माण किया, स्विच कैनल बनाया, जिससे वो जो डिस्टेंस था ना वो बहुत कम हो गया और इससे जाना आना बहुत आसान हो गया और टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता था। बहुत कम टाइम में ये अपना सारा काम कर लेते थे। ठीक है, तो ये था स्विच कैनाल। थर्ड है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारा जो भारत की वो है संपत्ति, वेल्थ है, उसका ड्रेन हो गया था, उसमें गिरावट आई थी बहुत। क्यों? उसमें क्योंकि ना इन्होंने जितना ज्यादा हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे ना अपना सामान, उतना ज्यादा इनका सरप्लस बढ़ता था, बहुत सारा मनी 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 जनरेट होता था इनके पास। ये उनका यूज किस लिए करते थे वो देखो, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट। जो भी लड़ाई लड़ते थे उसमें उन पैसों का यूज करते थे, जो भी वहाँ पे अपना हथियार वगैरह यूज करते थे उन पैसों को वहां पे लगाते थे। और दूसरा जो है टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये जहां जहां भी इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप कर रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रखा था, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। ऐसा कि नहीं है तो फ्री में खड़े हो गए भैया सेटअप कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये अपना ऑफिस जहां जहां पे भी सेटअप करते थे ना, वहां पे ये यूज करते थे अपना पैसा। देखो लिखा है ना, टू मेक पेमेंट्स एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, वही सारा सेटअप करती थी। ठीक है, और इंडिया में तो उन्होंने अपना पैर पसारे रखा था कि हम तो नहीं आएंगे जी। ऐसे नहीं, 2 साल हमारे इंडिया ने बहुत सफर किया है। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेगी कि कितनी पॉवर्टी थी, कितना हमारा जो इंडिया था वो इनकी वजह से बहुत पीछे रह गया। इसीलिए जो हमारा इंडिया है ना डेवलपिंग कंट्रीज है, नहीं तो सोने की चिड़िया ही रहता ना तो भाई कब के हम डेवलप्ड हो चुके। देखो जी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फॉरेन ट्रेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहिए रंगबाज क्लासेस के साथ। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा कुछ टॉपिक्स और बचे हुए, फिर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आगे जो मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया, लाइक बटन को तोड़ दे और घंटा दबा, घंटा सब्सक्राइब करके वो भी दबा दिया। ठीक है, दबा दिया तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।